नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चिरंजीव देवगन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रेकिंग बैरियर्स। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। पिछले कुछ दिनों से जीएसटी काफी चर्चा में है, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम जीएसटी के ऊपर बात करें। तो हम इस एपिसोड को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि जीएसटी है क्या। हर मुल्क के अंदर गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस इंप्लीमेंट करती है, तो वो टैक्सेस का क्या पर्पस है। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे ये जो बदलाव जीएसटी के अंदर लाए गए हैं, इन बदलाव का कारण क्या है, किन कारणों से बदलाव लाए गए हैं और ये बदलाव हैं क्या, और ये किस प्रकार आप और मैं जैसे आम आदमी को इम्पैक्ट करता। और तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे इस जीएसटी का भारत सरकार के खजाने के ऊपर रेवेन्यू जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा और गवर्नमेंट उससे कैसे डील करेगी। तो चलिए और अधिक समय ना लेते हुए सीधा हम इस एपिसोड में जंप करते हैं। तो पहले जीएसटी है क्या। सो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब भी हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो या साइकिल हो या कार हो, तो उसे हम गुड्स की कैटेगरी में डालते हैं और उसके ऊपर हमें सरकार को एक टैक्स देना पड़ता है। और या फिर अगर हम कोई सर्विस यूज करते हैं, जैसे अगर हमने ओला टैक्सी ली, रजौरी गार्डन से कनाट प्लेस तक गए, तो अगर हमारा 200 रुपया किराया बना तो उसके ऊपर हम अगर 5% सर्विस टैक्स दे रहे हैं या 12% सर्विस टैक्स दे रहे हैं, तो उसके बेस पे वो कैलकुलेट होगा। अगर 5 रुपए दे रहे हैं तो 10 रुपए जो है वो सर्विस टैक्स होगा, जो कि ओला ड्राइवर हमसे कलेक्ट करेगा। और क्वार्टरली जब वो अपनी जीएसटी फाइलिंग करेगा तो उसमें वो 10 गवर्नमेंट को देगा। इसके अंदर और भी बहुत सारी इंट्रिकेसीज होती हैं, क्योंकि हम सीए नहीं है, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि इनपुट क्रेडिट्स भी मिलते हैं उसको जो उसने टैक्स दिया है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स अस्यूम कि वो जो हमसे एचएसटी या जीएसटी कलेक्ट कर रहा है वो एज इज गवर्नमेंट को वापस कर दे। तो अब जीएसटी लगता क्यों है, गवर्नमेंट क्यों लगाती है जीएसटी। जैसे कि आम आदमी को घर चलाने के लिए एक आमदन बहुत जरूरी है, बिना आमदन के आप अपना घर नहीं चला सकते। उसी तरह सरकार को चलाने के लिए भी उसके पास आमदन होनी बहुत जरूरी है। और सरकार की आमदनी कहाँ से आती है? टैक्सेस से। अब 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, पहला डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस वो होता है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, उसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है मोस्टली। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। तो ये अलग अलग श्रेणी में टैक्स आते हैं। इनकम टैक्स मेरी इनकम है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है। वो अलग अलग स्लैब्स में होता है, जैसे आदमी उसके इनकम उस स्लैब के बेसिस पे उसका टैक्स होता है। तो उसका मेन मकसद होता है कि भाई एक इक्विटेबल हर आदमी जो है सोसाइटी के अंदर अपनी आमदन के बेसिस पे कंट्रीब्यूट करे, ताकि हमारा एक सोसाइटी चलती रहे। कंपनियों को भी उसी तरह से कंपनी टैक्स देना होता है, पर कंपनी टैक्स मोस्टली फ्लैट रेट होता है। और कैपिटल गेन टैक्स, अगर आपने शेयर खरीदे रिलायंस के 1000 रुपए के और कल को आपने उसको 4000 के बेचेंगे, तो उसके ऊपर जो आपका 3000 रुपए का मुनाफा होगा तो उसके ऊपर एक कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो आपको देना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स भी उसी तरह से होता है। आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर की गवर्नमेंट को चलाने के लिए उसे जो वहाँ पे घर हैं उनसे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना होता है। उससे वो जो लोकल गवर्नमेंट लेवल की सर्विसेज होती हैं, सड़कें, सुवेज, वाटर, लोकल पुलिस फोर्स, उसके खर्चे पूरे करती है। तो ये होते हैं कुछ तरह के डायरेक्ट टैक्सेस। अब होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे कि सेल टैक्स हो गया, वैट हो गया, जीएसटी हो गया। जो आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, कई जगह पे पुराने जमाने में चुंगियां होती थी, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अगेन अगर आप देखें भारत को, तो भारत के अंदर मेरे ख्याल 2 से 3% लोग ही सिर्फ इनकम टैक्स दे। क्यों? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स इंडिया में कम है। मेजोरिटी ऑफ लोग अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड जगहों पे काम करते हैं। अब अगर आपके मोहल्ले में लाला की परचून की दुकान है, उस परचून की दुकान में अगर रामू काम कर रहा है, तो उस रामू को जो महीने की तनख्वाह मिलती है वो नगद मिलती है, कैश मिलती है। तो उसका कोई चिट्ठा सरकार के पास नहीं जाता, ना लाला उसके ऊपर कोई पेरोल टैक्स पे करता है और ना ही रामू उसके ऊपर कोई
इनकम टैक्स पे करता है। मोस्ट प्रॉब्ली रामू की इतनी इनकम होगी नहीं कि वो उस इनकम टैक्स स्लैब में भी आए। इन जनरल जो है वो कोई इन चीज़ों का लेखा जोखा नहीं होता। या अगर आपके फार्म वर्कर्स हैं जो आपके फार्म्स पे काम करते हैं, या अगर आप घर बनवा रहे हैं उसमें मिस्त्री काम कर रहे हैं, उन सब को हम अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स में काउंट करते हैं। तो इसलिए 90% से ज़्यादा जो लेबर फोर्स है हिंदुस्तान में वो इनकम टैक्स नहीं दे रही। बाकी लाला जैसे लोग जो कमा भी रहे होंगे, अगर उनके गले में 1 लाख रुपया भी आता होगा तो सरकार को वो 10,000, 15,000, 20,000 ही देते हो। तो इस कारण से जो इनकम टैक्स भारत सरकार कलेक्ट कर रही है वो आज की तारीख में 2 से 3% लोगों का ही कलेक्ट कर रही है, जो कि बहुत कम है किसी भी विकसित देशों के मुकाबले। अब अगर हम HST देखें तो वो 100% लोग पे कर रहे हैं। जो भी आदमी टूथपेस्ट लेने गया है या साइकिल लेने गया है तो उसको वो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इसलिए GST जो है उससे सरकार की जो आमदन है वो बढ़ जाती है। अब अगर हम देखें भारत का और किसी विकसित देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हमारी GDP में तो डिफरेंस आई है। हमारी GDP आज की तारीख में रिवाइज नंबर भी मैंने देखे तो आज $4 ट्रिलियन के आसपास है। वहीं पे US की जो GDP है वो 30 ट्रिलियन से भी ऊपर है, और जो उनकी परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 10.5 से 11% GDP का वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि लगभग जितनी भारत की GDP है उतना तो वो सिर्फ टैक्स में ही कलेक्ट कर रहे हैं, और भारत जो है वो सिर्फ 6% अपनी टोटल GDP का टैक्स में कलेक्ट कर रहा है। तो इसलिए भारत सरकार उतनी पूंजी डेवलपमेंट में, वेलफेयर में, भारत की सिक्योरिटी में नहीं खर्च कर सकती जितनी अमेरिका कर सकता है। भारत को अगर हमें विकसित देशों की तरफ ले जाना है तो हमारे को अपना जो टैक्स कलेक्शन प्रोसेस है उसे बेहतर और स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, पर वो चर्चा किसी और दिन के लिए। तो आज के लिए हम समझे इस सेक्शन में कि भी GST है क्या और क्यों हर देश GST और या GST जैसे टैक्सेस कलेक्ट करता है। अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन पे कि भी ये रिफॉर्म्स जो हम कह रहे हैं GST 2.0, कहीं पे GST 1.5, ऐसे ऐसे चर्चे हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? मेरे जो रिसर्च है उसके अनुमान से 3 मोटे कारण हैं जिसके कारण ये रिफॉर्म्स लेके आए। पहला जो है वो है सिंप्लिसिटी, राइट। हर आदमी कह रहा है कि जो टैक्स कोड है उसको सिंपल किया जाए। सिंपल टैक्स कोड से जो उसकी कंप्लायंस होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना जो उसका होता है वो आसान हो जाता है। तो जब ये 2017 में GST को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसके अंदर 4 डिफरेंट स्लैब्स रखे गए, जो कि अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है कि कौन सा प्रोडक्ट 5 में आता है, कौन सा 12 में आता है, कौन सा 18 में आता है, कौन सा एंड सो ऑन। तो वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है फॉर द टैक्स कलेक्टर एज वेल। जो रिटेलर है जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है और फिर बाद में उसको रिमिट कर रहा है, ये माना जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आई डोंट नो दैट फॉर फैक्ट। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि 90% जो लोग हैं वो अच्छे होते हैं, 5 से 10% बुरे एप्पल होते हैं, पर वो 5 से 10% जो हैं बैड एप्पल्स बाकियों का नाम भी खराब करते हैं। पर ये जब भी आप टैक्स कोड के अंदर या किसी भी कानून के अंदर बहुत ज़्यादा रंग डाल देते हैं तो वो इम्प्लीमेंट करना उतना मुश्किल हो जाता है। जितना वो ब्लैक एंड वाइट होगा उतना इजी होगा। अगर आपने घर में पेंट करना है वाइट, ऑफ वाइट, स्नो वाइट, तो हर आदमी की एक अलग अलग पसंद होगी। अगर एक सिंपल वाइट है तो वो चूज करना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बात हुई सिंप्लिसिटी की। तो जो नया फॉर्म आया है 3 सितंबर को, उसमें जो 4 स्लैब्स हैं उनको कम करके 2 स्लैब्स में डाल दिया गया है। तो 5% और 18%। जो आमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उन्हें 5% GST पे डाल दिया गया है, और जो थोड़ी बहुत लग्जरी आइटम्स में आ जाती है, डिजाइनर क्लोथिंग जैसे आ जाती है, उनको 18% GST में डाल दिया गया है। मैं हाल ही में सुन रहा था मोंटे कार्लो वालिया जी को, जो कि भारत के रिफॉर्म्स में एक मेजर आर्किटेक्ट के रूप में आए थे। मनमोहन सिंह जी के इनर सर्कल में प्रोमिनेंट रोल था उनका। तो मैं उनको सुन रहा था, किसी टीवी शो पे आए हुए थे, वो यही कह रहे थे कि जितना सिंपल होगा GST उतना इजी होगा। बहुत सारे बाहर के मुल्कों में जिनको हम विकसित देश कहते हैं, उनमें जो GST है या HST है या वैट है, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कह दो, वैल्यू एडिड टैक्स कह दो, हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स कह दो, तो वो एक ही लेवल पे है। अब कनाडा के अंदर सिर्फ एक HST चलता है 13%।
तो उसमें आइटम टू आइटम वेरी नहीं करता। कुछ आइटम्स को एग्जाम्पशन मिली हुई है, बस दैट्स इट। बाकी जो भी आइटम होगी वो सभी एक ही लेवल पे कैलकुलेट होंगी, जो कि 13% है। मोन्टेक आलूवालिया जी कह रहे थे कि भारत के लिए 14% एक फ्लैट जीएसटी इज गुड। उनका जो लॉजिक था वो ये था कि भाई क्योंकि ये टैक्स स्टेट और सेंटर के बीच में स्प्लिट होता है, तो वो कह रहे थे कि भाई 7% सेंटर को मिलना चाहिए, 7% स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए और 2% जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनको भी रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। तो ये उनका अपना अनुमान था, पर आई थिंक कि विशेषज्ञों को इसके ऊपर बैठ के पूरी तरह से विचार करना चाहिए और फिर एक डिसीजन होना चाहिए। तो अगेन कमिंग बैक टू जो पहला मोटा रिफॉर्म हुआ है वो ये है कि हमें 4 स्लैब्स को कम करके 2 स्लैब्स में डाल दिया गया और एक तीसरी स्लैब बनी है 40% पे, पर वो प्योरली लग्जरी और सिन आइटम्स, यानी सिन यानी पाप मायने दारू, सिगरेट और ऐसी चीज़ों को उस श्रेणी में डाला गया, ताकि उनकी कीमतें अगर बढ़ें भी तो आममर्रा की ज़िंदगी के ऊपर लोगों के फ़र्क ना पड़े। अधिकतर सरकारें जो टैक्स है वो अल्कोहल और टबैको के ऊपर ज़्यादा लगाती हैं ताकि उसकी कंजम्पशन कम हो पाए। तो ये तो पहला कारण था। दूसरा कारण है टू बूस्ट इकोनॉमी। तो काफ़ी समय से जो भारत के उद्योगपति हैं वो भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर उनका एक बिजनेस सेंटीमेंट जो है वो कम हो रखा है पूरे भारत के अंदर। अभी पीछे बिजनेस टुडे ने आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें लिखा था कि भाई पिछले 11 या 12 क्वार्टर से एक बिजनेस सेंटीमेंट लो है। जब बिजनेस सेंटीमेंट लो होता है तो वो देश के लिए अच्छा नहीं होता। सबसे ज़्यादा इकॉनमी को चलाने के लिए 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, एक होती है कंज्यूमर्स, एक होती हैं बिजनेसेस। जब बिजनेसेस नई फैक्ट्रियां डालते हैं, इन्वेस्टमेंट लगती है, फैक्ट्रियां बनती हैं, उसके लिए मजदूर चाहिए होते हैं, सीमेंट चाहिए होता है, स्टील चाहिए होता है। जब फैक्ट्रियां बन जाती हैं उसके लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं। चाहे 1000 लोग उस फैक्ट्री में काम करें, पर वो 1000 लोग 5000 और लोगों को, अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। वहाँ आने जाने के लिए उनको कारें चाहिए होती हैं, कन्वेंस चाहिए होती है, टैक्सी चाहिए होती है, रिक्शा चाहिए होता है, खाने के लिए लंच चाहिए होता है, कैंटीन चाहिए होती है। जो पैसा है वो घूमता है और वो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। जब भी आप इकॉनमी के अंदर लोगों के पास ज़्यादा पैसा देते हैं, डिस्पोजेबल मनी जैसे हम कहते हैं, और टैक्स कम होने से वो पैसा लोगों की जेबों में जाएगा। और ख़ास तौर पे जब दिवाली, नवरात्रे, धनतेरस, ये सब बड़े खर्च करने वाले त्यौहार आ रहे हैं, सब ये उम्मीद करते हैं कि भारत की इकॉनमी जो है वो दोबारा से और गति पकड़ेगी। और तीसरा कारण जो लोग और विशेषज्ञ कह रहे हैं वो है ट्रम्प की जो टैरिफ्स हिंदुस्तान के ऊपर लगाए हैं, उससे भारत की प्रोडक्ट्स इस वक्त बन रहे थे, उनके लिए अमेरिकन बाज़ार जो हैं वो बंद हो रहे हैं। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या हम उनको हिंदुस्तान के अंदर ही खपा सकते हैं? क्या उनकी खपत हम हिंदुस्तान में कर सकते हैं? अगर हाँ, तो वो एक ऑप्शन है कि जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है तो क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट्स खुद ही कंज्यूम करें, ताकि हमें बाहर के मुल्कों के ऊपर ज़्यादा आश्रित ना होना पड़े। तो वो भी एक तीसरा कारण हो सकता है सरकार के इन रिफॉर्म्स को लाने के लिए। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर कि अब ये जो रेवेन्यू सरकार का आ रहा था, अब वो लॉस होगा, कितना लॉस होगा और सरकार उससे कैसे डील करे। तो यहाँ पे अगेन 3 मोटे चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कितना लॉस होगा, अभी कोई इसके प्रॉपर नंबर्स तो नहीं आए हैं, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 50,000 करोड़ के आसपास होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 1.5 से 2 लाख करोड़ के बीच में इसका लॉस होगा। लॉस तो होगा इमीडिएट, पर सरकार क्या कर सकती है? सरकार ये उम्मीद करती है कि भाई जो हमने 40% की लग्जरी एक नई स्लैब बनाई है तो उससे एडिशनल रेवेन्यू भी आएगा। क्या वो पूरे रेवेन्यू को कंपनसेट कर सकता है? नहीं, पर बूंद बूंद से लोटा भरता है, तो कुछ तो वहाँ से एक्स्ट्रा आएगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सोच है सरकार की, और इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जब हम टैक्स रेट सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका कंप्लायंस बढ़ जाता है, और जब कंप्लायंस बढ़ जाता है
तो अधिक रेवेन्यू अपने आप आता है। कम रेट से भी आपको ज़्यादा रेवेन्यू आने की उम्मीद होती है। तो वो तो पॉइंट नंबर 2 है। और जो तीसरा पॉइंट है कि अगर इससे इकॉनमी को बूस्ट मिलता है और हमारी जीडीपी ग्रो करती है, तो अगर हम 6% की बजाय 5.5% भी अपना जीडीपी का अब टैक्स के थ्रू लेके आ रहे हैं, तो ज़्यादा जीडीपी का 5.5% भी कम जीडीपी का के 6% से ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें तो अजम्पशंस हैं। क्या ये अजम्पशंस पूरी होंगी, ये तो सिर्फ समय बताएगा। पर आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई और आपके सर्कल के अंदर इस वीडियो से थोड़ा नॉलेज गेन कर सकता है तो प्लीज़ उसे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।